Hello guys, welcome to my new course which is on salt analysis. This is first lecture of the course. तो देखिए salt analysis जो आप लोग बहुत बार किए होंगे लैब में, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं कि ये हमारा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है। तो यहाँ पे इस कोर्स के थ्रू जो है इसके सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग थ्योरेटिकली समझने का प्रयास करेंगे। ये कोर्स हमारे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है मेंस और एडवांस लेवल में पूछे जाते हैं। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है बहुत कम आता है लेकिन इनडायरेक्ट बहुत पूछा जाता है। अब आप जब ये कोर्स देखते जाओगे ना लेसन बाय लेसन, तब आपको ये रियलाइज होगा कि इसमें जो है आपको बहुत सारे जो है पी और डी ब्लॉक के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग कोर्स को स्टार्ट करते हैं। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसमें आप पेन और पेपर लेके बैठिएगा, कुछ भी इंपॉर्टेंट लगे नोट डाउन करते चलिए, या फिर मैं तो कह रहा हूँ आप नोट्स बनाते चलिए और लेसन बाय लेसन देखते चलिए। उससे बेनिफिट क्या होगा, कुछ भी डाउट है आप उस लेसन के नीचे जो है कॉमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, और उसके बाद अगर आप नोट्स तैयार कर लिए तो एक बार घर पे भी जो है खुद से जो है रिवाइज करना। तो जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना आपके माइंड में अगर बैठ गया तो आप डायरेक्ट जो है इनऑर्गेनिक के बहुत अच्छे अच्छे जो है प्रॉब्लम्स जेई मेंस या फिर एडवांस में पूछे जाते हैं वो आप कर पाओगे इस कॉन्सेप्ट की मदद से। मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि केमिस्ट्री में जैसे तीन पार्ट्स है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, तीनों को जो है हमें डिफरेंट अप्रोच में पढ़ना चाहिए। और खास करके बात करें इनऑर्गेनिक का तो इसमें जो है हमें नोट्स का थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें आप नोट्स तैयार करें। और ऑर्गेनिक में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होता है, वहाँ समझना होता है चीज़ों को। तो सॉल्ट एनालिसिस है और इसको हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कहते हैं। तो चलिए ये दोनों का जो है मतलब हम लोग पहले समझते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे बीकर है। देखिए लैब के जो है कुछ इक्विपमेंट्स को आपको इमेजिन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है बेसिकली। तो यहाँ पे बीकर है, बीकर में एक अननोन सॉल्ट डाला हुआ है, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कि कोई भी सॉल्ट में क्या होता है, कैटाइनिक और एनाइनिक पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल NaCl ले, तो इसमें कैटाइनिक क्या है, Na प्लस है, और एनाइनिक जो है Cl नेगेटिव है। तो हम लोग जो है यही सॉल्ट में डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करा के ये पता करें कि आखिर इस सॉल्ट में जो है कौन सा कैटाइन प्रेजेंट है और या फिर कौन सा एनाइन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो सॉल्ट है इसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं और एनालिसिस के थ्रू जान पा रहे हैं कि उस पर्टिकुलर जो अननोन सॉल्ट है बीकर में प्रेजेंट, ठीक है, उसमें कौन सा कैटाइन है या फिर एनाइन है। ये क्लियर हो गया कि क्यों इसका नाम सॉल्ट एनालिसिस पड़ा। दूसरा नाम इसमें एक और देखने को मिल रहा है, वो क्या है कि ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। इसको मैं ट्राई करता हूँ बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझाने का, बस आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। देखिए फ्रेंड्स कि अगर हमारे सामने जो है तीन जो है वो एलिमेंट है ABC, आप इसको एलिमेंट मानो, आयंस मानो या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स मानो, कुछ भी मानो, लेकिन अभी फिलहाल मैं बोलने के लिए एलिमेंट टर्म यूज करूंगा। तो तीन एलिमेंट है ABC और यहाँ पे क्या है हमारे पास बीकर है, ठीक है। अब बीकर में जो है A और B प्रेजेंट है। अब हमें ये पता करना है, जैसे हम लोग लैब में बैठे हुए हैं तो हम लोग ये पता करना है कि इसमें जो है C एलिमेंट प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो C एलिमेंट के अकॉर्डिंग ही हम लोग इसमें क्या करेंगे, रिएक्शंस करेंगे, ठीक है। तो रिएक्शंस ऑब्वियस सी बात है, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आएगा तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इस पर्टिकुलर जो ये हमारा जो बीकर है ना इसमें C प्रेजेंट नहीं है। दो ही चांस बनेगा, एक चांस ये बनेगा कि इसमें C प्रेजेंट होगा और दूसरा यही बनेगा कि इसमें C प्रेजेंट नहीं होगा। तो अभी जैसा हम लोग देख पा रहे हैं तो इस अकॉर्डिंग जो C प्रेजेंट नहीं होगा तो इसका टेस्ट जो है वो नेगेटिव आएगा। अब जैसा कि मैंने क्या कहा, C को जो हम लोग एलिमेंट मानो, आयंस मानो, कुछ भी आप, या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स मानो, इन तीनों में से कुछ भी कंसिडर आप कर सकते हो। एक ये बात हो गया। तो इस तरीके से जब हम लोग कोई टेस्ट करते हैं जिसके थ्रू हम लोग ये कंफर्म हो पाते हैं कि आखिर उस पार्टिकुलर जो बीकर में उसमें पार्टिकुलर जो एलिमेंट जिसका जो हम लोग सर्चिंग कर रहे हैं वो है या फिर नहीं है, तो इस टाइप के टेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इस टाइप का जो एनालिसिस होता है उसको हम लोग कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। मतलब उसमें जो हम लोग डिटेक्शन करते हैं कि आखिर वो पार्टिकुलर जो है वो एलिमेंट प्रेजेंट है या फिर वो पार्टिकुलर आयंस ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट है या फिर नहीं है। जैसे यहीं पे देखें कि ये जो सॉल्ट एनालिसिस क्या हो रहा है, मान लो हम लोग पता करें कि Na अननोन सॉल्ट है तो इसमें Na प्लस, ऐसे हम लोग जान रहे हैं कि NaCl सपोज कीजिए इसमें है, तो Na प्लस इसका क्या है, कैटाइनिक पार्ट है। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन कराएंगे तो उसमें Na प्लस का जैसे ही कराएंगे तो वो जो है पॉजिटिव आ जाएगा। तो इससे ये कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ इसमें जो है Na प्लस है। तो इसमें भी बेसिकली देख पा रहे हैं क्या कि इसमें भी मेनली जो है एक डिटेक्शन हो रहा है आयंस का, या फिर आप कह लो डिटेक्शन हो एलिमेंट्स का। तो इस तरीके का जब पार्टिकुलर जो है डिटेक्शन होता है टेस्ट में कि आयंस वो
पर्टिकुलर प्रेजेंट है या फिर वो एलिमेंट या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट है या फिर नहीं, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस या फिर आप कह लो सॉल्ट एनालिसिस। यहाँ पे एक और टर्म आता है क्वालिटेटिव के अलावा, वो होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। चलिए उसको भी मैं यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है वो क्लियर करता हूँ। देखिए वो जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है ना, उसमें क्या होता है कि सपोज कि जब ये बीकर है, अब हम लोग ये पता है कि बीकर में क्या है, दो एलिमेंट ए और बी प्रेजेंट है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ए और बी प्रेजेंट तो है, ये चीज नोन रहता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, लेकिन ए और बी जो है कितना क्वांटिटी में है। तो जब हम लोग सपोज कीजिए पता किया, तो हमें ये पता चला कि ए जो है वो 60% क्वांटिटी में है और बी जो है वो 40% क्वांटिटी में है। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज आवर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये हमारा हो जाएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया। और जब हम पार्टिकुलर डिटेक्शन करते हैं देन दैट इज आवर क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो आई होप अब आपको टर्म का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। देखिए इस कोर्स में जो सबसे पहला और बेसिक सा टर्म जो हम लोग पढ़ते हैं वो होता है रेडिकल्स। तो रेडिकल्स क्या होता है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आपको मैं जो लिख रहा हूँ ना, बस उसको ध्यान से देखना है और सुनना है, आपका सारा कॉन्सेप्ट अभी का अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अगर कोई एटम हो या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स हो, ठीक है, ये ध्यान से आपको सुनते चलना है। एटम्स हो या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स हो जिसमें क्या हो, विच हैव सम चार्ज ऑन दैम, विच हैव, यहाँ पे आप लोग लिख लेना, सम चार्ज ऑन दैम, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडिकल्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्लोरीन लेते हैं, तो आप खुद बोलना, ये जो डेफिनेशन मैंने लिखा ना इसी अकॉर्डिंग जो हम लोग एग्जांपल कोई प्रूफ करेंगे कि वो रेडिकल्स होगा या फिर नहीं होगा। क्लोरीन एक एटम है, ठीक है, इस क्लोरीन पे -1 चार्ज रहता है, आप सभी जानते हैं। तो देखिए ये क्लोरीन एक एटम है और यहाँ पे क्या कहा गया, एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जिसपे जो है कुछ भी चार्ज होना चाहिए। अब वो चार्ज प्लस रहे या फिर नेगेटिव रहे, इससे इसका कोई मतलब नहीं है रेडिकल्स का। तो यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो इसको हम लोग रेडिकल्स कहेंगे या फिर नहीं कहेंगे, ऑब्वियस सी बात है कहेंगे। Na+ आप ले लो, तो Na क्या है, सोडियम है, एक एटम है, तो ये एटम है, इस पे भी क्या है, एक +1 का चार्ज है, तो चलिए ये भी रेडिकल्स हो गया। तीसरा केस हम लोग क्या लेते हैं, सल्फेट का SO4, और यहाँ पे सल्फेट पे कितना आता है, -2 चार्ज होता है। तो आप ध्यान दीजिए, तो ये एटम है क्या, नहीं एटम नहीं है, बल्कि ये ग्रुप ऑफ एटम्स, इसमें 4 ऑक्सीजन एटम है, एक सल्फर है, तो ग्रुप ऑफ एटम्स है और इस पे भी क्या है, -2 चार्ज है। तो इसको हम लोग रेडिकल्स कहेंगे या फिर नहीं कहेंगे, ऑब्वियस सी बात है कहेंगे। हाँ, अगर डेफिनेशन रहता है कि सिर्फ और सिर्फ एटम पे ही कुछ चार्ज है तभी हम उसको रेडिकल कहेंगे, तब उस केस में जो है ये सल्फेट जो है एनाइन हमारा रेडिकल्स नहीं होता। लेकिन यहाँ पे एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम दोनों टर्म का यूज किया गया है, तो इस कारण जो ये रेडिकल होगा। तीसरा हम लोग देखते हैं इस तरीके से कार्बोनेट है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये भी ग्रुप ऑफ एटम्स है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम है, एक कार्बन है और इस पे -2 चार्ज है, तो ये भी हमारा रेडिकल्स होगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं ना कि दो तरीके का कैटेगरी आया, एक एटम का, दूसरा ग्रुप ऑफ एटम्स का। और फिर दूसरा चीज ये देखने को मिला कि एटम में जो है एक केस जो है हमें नेगेटिव का देखने को मिल रहा, नेगेटिव चार्ज का, एक केस में जो है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे इस तरीके से ग्रुप ऑफ एटम्स में नेगेटिव का केस देखने को मिला। और एक आप ये भी ले लीजिए NH4+, ये भी हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज किसका, ग्रुप ऑफ एटम्स का। तो सारे के सारे जो है क्या, रेडिकल्स हुए। जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है उसी अकॉर्डिंग जो है मैंने इस एग्जाम्पल को प्रूफ किया है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आप बोलना कि वो सही है या फिर नहीं है। दो रेडिकल्स मिलके क्या सॉल्ट बनाएंगे क्या। देखिए आपको क्या करना है, वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ा सोचिए, इस तरीके से सोचिए ना तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा सोचने का। तो देखिए दो रेडिकल्स है, तो यहाँ पे अगर सपोज कीजिए हम लोग Na+ लें, क्या ये रेडिकल है या फिर नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। इसको अगर हम लोग Cl- लें, Cl- भी रेडिकल है या फिर नहीं है, ये है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने रेडिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। दोनों कंबाइन होकर NaCl बनाएगा, क्या NaCl सॉल्ट है या फिर नहीं है, एग्जैक्टली ये सॉल्ट है। तो ये सॉल्ट हो गया और ये क्या हो गया, ये रेडिकल हो गया और ये भी जो है रेडिकल हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, दो रेडिकल मिलकर सॉल्ट बनाया। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल अपने आप में सही है। तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं एक बहुत ही कॉमन सा रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ, वो आप लोग आई होप स्कूल टाइम में भी पढ़े होंगे। वो क्या है, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इस तरीके से, यहाँ पे देखिए इस तरीके से अगर हम लोग एसिड लेते हैं, ठीक है, एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं, तो मेनली क्या हमें मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे एसिड जो हम लोग सपोज कीजिए NaHCl ले लेते हैं, बेस NaOH ले लेते हैं, तो यहाँ रिएक्शन हुआ तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पे हमारा NaCl बनाएगा, सॉल्ट हो गया और वाटर बनाएगा। यहाँ तक सारे स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अब आप ये ध्यान दीजिए
तो ये जो सॉल्ट है NaCl, इसका जो है कैटायनिक पार्ट Na+ आया कहाँ से? तो थोड़ा बैक जाइए तो Na+ जो है ये आया हमें NaOH, जो NaOH क्या है अपने आप में बेस है, ठीक है। अब ये सॉल्ट का Cl नेगेटिव देखिए ये कहाँ से आया? तो एसिड से आया। ये क्या है? HCl है। तो आप खुद सोचिए कि अगर जो रेडिकल है जिस पे नेगेटिव चार्ज हो जाए तो उसको हम लोग क्या एसिडिक रेडिकल कह सकते हैं या फिर नहीं? ऑब्वियस सी बातें कर सकते हैं। यहाँ पे क्या ये नेगेटिव जो चार्ज है ये रेडिकल्स का, ये कहाँ से आया? एसिड से, तो एसिड रेडिकल्स। और यहाँ पे ये क्या है? रेडिकल जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये कहाँ से आ रहा है? NaOH। NaOH अपने आप में क्या है? बेस। तो ये बेसिक रेडिकल्स हो गया। तो इस तरीके से हम लोग रेडिकल्स को दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। एसिड रेडिकल्स मतलब नेगेटिवली चार्ज रेडिकल्स हो गया, और बेसिक रेडिकल पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल।